सेकंड विधि है वो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ठीक है, OMDM। देखते हैं ये विधि क्या है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसको हम शॉर्टली बोलते हैं OMDM। ठीक है दोस्तों, अब इस विधि की कुछ स्टेप्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। तो पॉइंट्स आप सबसे पहले लिख लें। पहला पॉइंट यह है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है? 2 पदों में। पहला पद है आपका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, इसमें लिखोगे आप यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। ठीक है, पहला है आपका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण जो अभिक्रिया होती है यह होती है मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है? मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे Hg होल ट्वाइस प्लस H2। यह अभिकर्मक इसमें प्रयुक्त होता है। ठीक है, और जो दूसरा पद है इसका वो है आपका बीमर्क्यूरीकरण, बीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, और इसमें जो अभिकर्मक काम आता है वो है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड किस प्रकार से कार्य करता है वो यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसको हम लिखते हैं Na+BH4- के रूप में। ठीक है, Na+BH4-, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Na+BHH और ये आपका माइनस। समझ आ गया? अभी जो BH4- है ये क्या है आपका? ये आपका एक कोऑर्डिनेटेड संकुल होता है। कैसे बनता है ये बनता है BH3+H- के द्वारा। ठीक है, क्योंकि बोरोन हाइड्राइड जो है ये एक लुईस अम्ल है, इसके पास में बैकेंड ऑर्बिटल्स होते हैं। इन बैकेंड ऑर्बिटल्स में जो ये H- आयन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, और इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और क्या बन जाता है? BH4-। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो BH4- है उसका काम क्या है यहाँ इस अभिक्रिया में? उसका काम क्या है? H- प्रोवाइड कराना। ठीक है, यानी कि सेकंड पद में हमें क्या मिलेगा? H- मिलेगा, और उस H- से हम क्या करेंगे? आगे अपनी अभिक्रिया को प्रोसीड करेंगे। समझ में आ गया? ये पहला पद आपको ध्यान रखना है, 2 पदों में होती है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण जिसमें हमको मर्क्यूरिक एसीटेट और जल का उपयोग करना है, और सेकंड पद में बीमर्क्यूरीकरण। ठीक है, जिसमें हमको सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करना है, जिससे हमको हाइड्राइड आयन प्राप्त होगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलो, सेकंड जो स्टेप्स है जो आपको याद रखना है वो यह है कि यह अभिक्रिया मार्कनिकोव नियम के अनुसार होती है। यानी कि इसमें जो एल्कीन होता है उस एल्कीन के द्विबंध पर जल के अणु का जो योग होगा वो मार्कनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे हम द्विबंध पर जल का योग मार्कनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि जल के अणु का द्विबंध पर योग होगा मार्कनिकोव नियम के अनुसार होगा, अर्थात जो OH- आयन है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। समझ आ गया दोस्तों? ठीक है, तो अब हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म समझते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से प्रोसीड होती है। तो इसकी जो मेन अभिक्रिया वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, ये हमने लिया है प्रोटीन की अभिक्रिया करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में। ठीक है, विद वाटर, उससे जो उत्पाद बनेगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। उसका
फिर क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा इसका रिडक्शन होता है, और फाइनली क्या प्राप्त होगा, हमको एल्कोहल प्राप्त होगा। ये आपकी मेन अभिक्रिया है, इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं और जो उत्पाद बनेंगे वो हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म पार्ट है वो इस प्रकार से है। पहला जो पार्ट है वो है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो मर्क्यूरिक एसिटेट है वो क्या होगा, जल से रिएक्ट होता है, और जल से रिएक्ट होकर यहाँ हमको एक इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा। देखते हैं, HgOCOCH3 इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है Hg, मरकरी क्या है, धातु है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो क्या करता है, मरकरी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन में चले गए। ठीक है, और यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, इसको प्रोटॉन प्रदान करता है। तो क्या बनेगा ये HgO ठीक है, और इसमें चार्ज क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो इसमें चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आएगा दोस्तों। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करता है, एल्कीन पर आक्रमण करता है। अब ध्यान रखना है, यहाँ जो इस मेटल के पास में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होता है। ठीक है, इसका जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसके पास में एक क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है मरकरी के पास में। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मरकरी है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करता है, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होता है। समझ आ गया, इलेक्ट्रोफाइल है, इसे चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर जब ये अट्रैक्ट होता है जिसके पास में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव होते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किस प्रकार से होंगे, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, यहाँ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ मूव करेंगे, ये कहाँ जाएगा आपका, यहाँ मूव करेगा। जब ये यहाँ मूव करेगा तो इस कारण पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस मरकरी ने क्या किया, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके साथ में क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। तो यहाँ पर हमको एक साइक्लोकार्बोकैटायन प्राप्त होता है, लेकिन वो कार्बोकैटायन नहीं होता, वो उस पर एक पार्शियली चार्ज होता है, केवल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ हमको एक C2 मरकरी आयन प्राप्त होता है, यानी कि ब्रिजेस मरकरी आयन प्राप्त होगा। वो किस प्रकार से होता है, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, CH2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के थे वो किसको दे दिए गए, मरकरी को दे दिए गए। ठीक है, जो चार्ज आया इस पर नेगेटिव उसको दे दिए, और इस पर चार्ज किसको दे दिया, इसको दे दिया। ठीक है, इस पर चार्ज क्या आएगा, आंशिक पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव। वैसे कौन जुड़ा हुआ है, OCOCH3। ठीक है, समझ आएगा दोस्तों, दोबारा समझो इसको एक बार। यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी ओर मूव करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज किसको दिया जाएगा, इस मरकरी को दिया जाएगा। और ये जो मरकरी पे जो चार्ज आया, ठीक है, और इस पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो किसको दिए जाएंगे, इस कार्बन को दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मरकरी C2 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वह कार्बोकैटायन क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी उसे हम कार्बोकैटायन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक प्रकार से बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ये आपको इसको याद रखना है। समझ आए दोस्तों। अब अगले स्टेप पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन पर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से अटैक करता है कि हमको स्टेबल कंपाउंड प्राप्त हो, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रिज बॉन्ड जो बन रहे हैं Hg के, वो इस प्रकार से टूटेंगे कि हमें यहाँ पर स्थायी कार्बोकैटायन का निर्माण हो, और उस स्थायी कार्बोकैटायन पर फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल वो अटैक करेगा। लेकिन ये जो स्टेप होता है ये एक ही पद में होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने की संभावना नहीं होती, केवल डायरेक्टली क्या होता है, अटैक होगा। कैसे होगा, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा।
ठीक है। अब यहाँ अटैक क्यों किया इसने, क्योंकि यहाँ जब अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करते ही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, एच के पास चला जाएगा। तो एच के पास जब ये बॉन्ड चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमको, एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो सपोज हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड है वो दो प्रकार से ब्रेक हो सकता है। मैं इसको यहाँ समझाता हूँ बीच में आपको, ये CH और ये जुड़ा हुआ है आपका CH2, इससे जुड़ा हुआ है आपका ये मर्क्यूरी, ठीक है, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं, देखो सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, समझ आया। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है तो हमें कौन सा कार्बन आयन प्राप्त होगा, सेकेंडरी कार्बन आयन प्राप्त होगा, समझ में आ गया। सपोज ये बॉन्ड ब्रेक होता तो क्या आता, इस पर चार्ज आता पॉजिटिव, यहाँ कौन सा कार्बन आयन बनता, 1 डिग्री कार्बन आयन बनता। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री वाला है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस प्रकार से होगा, समझ आ गया। जब बॉन्ड ब्रेक इस प्रकार से होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, और इसी कार्बन आयन को कौन अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है दोस्तों। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, और इस प्रकार से हमको एक स्टेबल स्पीशीज प्राप्त होती है। तो क्या उत्पाद बन जाएगा, CH3 CH CH2, यहाँ आ गया आपका HgOCO CH3, और यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH2, और इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स दिया था, ठीक है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो इस पर चार्ज रिलीज हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और H को प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देगा। CH3 CH OH CH2 HgOCO CH3, ये स्पीशीज हमको प्राप्त होती है। इस स्पीशीज को प्राप्त होने की प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, कॉपी करो। अब देखो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। अब हम पढ़ेंगे बीमर्क्यूरीकरण। अब क्या होता है, देखिए अब इस कंपाउंड की सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा क्या होती है, अभिक्रिया होती है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पर क्या करता है, रेड आयन को प्रोड्यूस करता है, और इसी हाइड्राइड आयन से हमें क्या होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होता है, वैसे तो इसकी कोई मैकेनिज्म अभी तक ज्ञात नहीं है सही ढंग से, लेकिन इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से मरकरी से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ठीक है, और मरकरी चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, इसको दूर करने के लिए मरकरी क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ठीक है, और यहाँ से जो हमें H- आयन प्राप्त होगा वो अब क्या करेगा, इसी कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर कौन अटैक करता है, H- अटैक करता है। तो इस प्रकार से जो हमें स्पीशीज प्राप्त होगी वो होगी CH3 CHOH, ये क्या हो गया आपका CH3, अल्कोहल प्राप्त हो गया। साथ में अब देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, ये क्या निकल गया आपका, मरकरी निकल गया, और साथ में क्या निकल गया, ये CH3 COO-। तो यहाँ पर चूंकि मरकरी निकलती है, मरकरी का निष्कासन हो जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डीमर्क्यूरेशन, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल, ये कहलाती है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉपी कर लो उसको। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि, जिसे बोलते हैं हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और बहुत अच्छी अभिक्रिया है, इसको देखते हैं। हाइड्रोबोरीकरण
ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिक्रिया को हम प्रारंभ करें उससे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें हमको याद करना आवश्यक है, जिनको हमें लिखना जरूरी है, तो वो लिखना है आप। पहला है कि यह अभिक्रिया भी दो पदों में होती है। कितने पदों में होती है? दो पदों में। पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोबोरीकरण, और सेकंड स्टेप क्या होता है उसका? ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसे लिखें आप, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। ठीक है, पहला क्या है आपका? हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन में जो हम लोग अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं वो होता है आपका BH3THL, यानी कि बोरोन हाइड्राइड को हम लोग क्या करते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और साथ में अभिक्रिया के रूप में क्या लेते हैं हम लोग? जल, यानी कि जल की अभिक्रिया होती है एल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बोरोन हाइड्राइड एंड टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन। समझ में आ गया? सेकंड इसका स्टेप है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, देखो समझते हैं यहीं पर ही कि बोरोन हाइड्राइड जो है BH3, ये आपका अनस्टेबल होता है। क्या है? ये अस्थायी है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है इस रूप में, तो इसलिए ये हमेशा डाइमर के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये हमेशा किस रूप में मिलता है हमको? B2H6 के रूप में मिलता है। इसे बोलते हैं हम डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। यानी अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया में क्या लिया जाता है? डाइबोरेन लिया जाता है। लेकिन ये डाइबोरेन क्या होता है? टेम्परेचर के कारण डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? फिर बोरोन हाइड्राइड बनाता है। समझ में आ गया? और ये बोरोन हाइड्राइड जो है ये बहुत अधिक क्रियाशील है, अनस्टेबल है, क्रियाशील है। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके साथ में टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन मिला लेते हैं। तो टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन क्या करता है? टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन जो होता है उसमें ऑक्सीजन पर जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो वो क्या होगा? ये क्या है आपका? टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन है, और ये क्या है आपका? BH3। अब BH3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ठीक है, लुईस एसिड होने के कारण इस बोरोन के पास में क्या है? बैकेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें ये जो ऑक्सीजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर देता है, और इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो कॉम्प्लेक्स किस बात से बनता है? वो बनता है आपका BH3THL। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये क्या होगा? फिर अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया में हम BH3 नहीं लेते क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं होता है। अभिक्रिया में B2H6 लिया जाता है, डाइबोरेन लिया जाता है, जो कि डिकम्पोज होकर अभिक्रिया के दौरान क्या बनाता है? बोरोन हाइड्राइड बनाता है, और ये बोरोन हाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यही पूरा कॉम्प्लेक्स जो है अभिक्रिया में एल्कीन से क्या होगा? रिएक्ट होगा। ठीक है, ये आपका पहला पद होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। सेकंड जो स्टेप होगा आपका वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप से हमको ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ट्राई एल्किल बोरेन, और इस ट्राई एल्किल बोरेन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्षार की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। तो यहाँ पर जो अभिकर्मक है वो कौन कौन होता है? H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ये यहाँ क्या है? इसका रिएजेंट है। ठीक है, अब ये पूरी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। आओ, इसकी जो मेन रिएक्शन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्रोपिन है उस प्रोपिन की रिएक्शन करवाते हैं B2H6 यानी डाइबोरेन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन। और यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग? 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, जिससे हमको CH3 CH2 CH2 ये प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है आपका? ट्राई एल्किल बोरेन।
ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर प्रोपिल है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राई प्रोपिल बोरेन। समझ में आ गया दोस्तों। और इसी ट्राई प्रोपिल बोरेन का फिर हम लोग क्या करवाते हैं, 3H2O2 3OH माइनस, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2OH। हमें 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं प्राइमरी अल्कोहल के, यानी हमें यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ये इसका मुख्य उत्पाद है। तो यहाँ पर एक चीज और समझने की है, याद रखने की है, वो यह है कि जो हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया होती है यह मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है, ठीक है। यानी कि द्विबंध पर जल के अणु का जो योग होता है, ध्यान रखना, द्विबंध पर जल के अणु का योग जो होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार प्रोसीड होता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। और जो तीसरी बात है इंपॉर्टेंट, वो यह है कि ये एक प्रकार से सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब समकक्ष योग, यानी कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं HOH वो एक ही स्थान पर जुड़ते हैं, यानी एक तरफ जुड़ते हैं। समझ आ गया, ठीक है। या तो सामने जुड़ेंगे या दोनों पीछे जुड़ेंगे, इसे हम बोलते हैं सिन एडिशन। तो यह एक सिन एडिशन का भी एग्जाम्पल है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यह 2 पदों में होती है, यह मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत जल का योग होता है, और तीसरा यह एक सिन एडिशन अभिक्रिया है। क्या है, सिन एडिशन अभिक्रिया। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म के पहले पद में क्या होता है, जो B2H6 है ये क्या होता है, यहाँ पर डिकम्पोज होता है, क्या बनता है 2BH3, यानी बोरोन हाइड्राइड प्राप्त होता है। और इस बोरोन हाइड्राइड को हम कैसे ले सकते हैं, H- BH2+, ठीक है। हाइड्राइड है तो ये H- देगा, तो ये क्या होता है H- और BH2+, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो BH3 है ये क्या करता है, एल्कीन पर अटैक करता है। समझ में आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2+ BH3। अब इस BH3 का जो एल्कीन पर योग होता है वो तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, ध्यान रखना। समझ में आया, एल्कीन पर बोरोन हाइड्राइड का जो योग होगा वो तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, लेकिन जल का जो योग होता है फाइनली वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। तो देखो कैसे होता है। अब यहाँ से BH3 को हम क्या लिख सकते हैं, BH2+ और H-, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, H- खाली हो जाएगा उस कार्बन पर जिस पर क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, जो ऋण वैद्युतीय सिरा होता है वह उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो H- से मान जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका BH2+। तो क्या बन गया, देखो CH3 CH2 और ये हो गया आपका BH2, ठीक है। समझ आ गया, इसे हम बोलते हैं क्या, प्रोपिल बोरेन, ठीक है। यार इसको हम बोलेंगे प्रोपिल बोरेन भी कह सकते हैं, या प्रोपिल बोरोन हाइड्राइड, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोपिल बोरोन हाइड्राइड, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये दोबारा क्या बन गया, हाइड्राइड बन गया, ठीक है। ये क्या है, बोरोन हाइड्राइड है। तो ये दोबारा क्या करता है, दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। समझ में आ गया, यह तब तक अटैक करेगा जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन समाप्त ना हो जाए। तो ये दोबारा अटैक करता है, तो कैसे अटैक होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2+ BH CH2 CH3 तो क्या आपका पॉजिटिव, और एक क्या आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। और BH2 था ना, तो इसमें एक H को निकाल दिया था H- के रूप में, और बाकी को हमने इस प्रकार से लिख दिया H- और B+। अब यहाँ पर दोबारा क्या होगा, वही ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो क्या बन जाएगा, CH3 ये हो गया आपका CH2 ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस बोरोन पर। ये CH2 चार्ज क्या गया नेगेटिव, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस बोरोन पर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया बोरोन पर। और इस बोरोन पर पहले से क्या है, एक H है, और क्या जुड़ा हुआ है, CH2 और CH3, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे हम क्या लिख सकते हैं समझने के लिए, BH और R2,
क्या लिख सकते हैं हम R2BH। R मतलब एल्किल समूह। समझ आ गया। अब यहाँ अगर गौर से देखें तो यहाँ अभी भी इसके पास में एक हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है जो कि हाइड्राइड के रूप में निकल सकता है। तो ये दोबारा क्या करता है, एल्किन पर अटैक करता है। इसलिए यहाँ पर हम एल्किन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो दोबारा अटैक किस प्रकार से होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस R2B प्लस डॉट H माइनस। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, R2B प्लस H माइनस के रूप में। हाइड्राइड है, H माइनस को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब वही यहाँ पर फिर दोबारा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अटैक होगा। तो H माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर, ठीक है, और ये कहाँ जुड़ जाएगा आपका, इसे बोरोन पर। तो क्या बन गया, देखो CH3, ये क्या हो गया आपका CH2, ये क्या है आपका CH2, ये किससे जुड़ गया, इस बोरोन से, ठीक है। और इस बोरोन से कौन जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, R और ये आपका R, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये बोरोन हाइड्राइड प्राप्त हुआ है, इस पर अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, समझ में आ गया। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अब इसे हम बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन या ट्राई एल्किल बोरोन हाइड्राइड। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चूंकि इसमें ये R क्या है, प्रोपिल समूह था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई प्रोपिल बोरेन बोल सकते हैं। तो ये आपका जो पहला पद है, इसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ पर क्या बनता है, इसका नाम लिख लें आप सभी, इसे बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। ये हाइड्रोबोरेशन का पहला प्रोसेस है या पहला पद है, ठीक है। अब देखो सेकंड पद में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है CH3 CH2 CH2 3B, ठीक है, ट्राई एल्किल जो बोरेन बना है, ये क्या होता है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा क्षार की उपस्थिति में इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे ये आपका बोरोन है, ये आपका R, ये आपका R, तो ये आपका क्या है R, ठीक है। मैंने इसको R मान लिया, प्रोपिल समूह को R मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि इसी बोरोन और एल्किल का बीच में जो बॉन्ड है, बोरोन और एल्किल के बीच का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा तोड़ा जाता है। कैसे टूटेगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं OH, ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसी बात यहां लिख सकता हूं मैं OH, तो ये क्या हो गया आपका OH और ये आपका OH। ये बॉन्ड कैसे टूटता है, ये बॉन्ड ये टूट जाता है, एक बॉन्ड आपका ये टूट जाता है और एक बॉन्ड आपका क्या होता है, इस प्रकार से ब्रेक हो जाता है। तो 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो देखो बोरोन से कौन जुड़ गए, 1 2 3 OH समूह जुड़ गए। तो क्या बन गया आपका BOH का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस R से कौन जुड़ गया, OH, कितने जुड़ गए, 3, तो क्या हो गया आपके 3ROH। समझ आ गया आपका, ठीक है। और ये जो आपका बोरोन ट्राइहाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या करता है, इस बेस से रिएक्ट होकर क्या बनाता है, Na3BO3 प्लस 3H2O, ठीक है। अब बेस हमने ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 3 मॉलिक्यूल है, तीनों मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, NaOH जब क्रिया करेगा किससे, BOH होल ट्राइस से, तो एक OH और ये आपका Na, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ONA से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये Na3BO3 सोडियम बोरेट, और जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। कुल मिलाकर हमें क्या प्राप्त हो गया, 3ROH, यानी कि अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। अब R क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 और ये आपका OH, ठीक है। ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो OH कहाँ जुड़ रहा है, इस कार्बन पर जुड़ रहा है। अब अगर आप एल्कीन को देखो तो एल्कीन कौन सी ली थी हमने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ली थी। अब इन दोनों पर क्या हो रहा है, इस पर H जुड़ रहा है और इस पर क्या हो रहा है, OH जुड़ रहा है। यानी कि जो जल का अणु जुड़ रहा है वो किस प्रकार से जुड़ रहा है, वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत जुड़ रहा है। क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है
कि जो ये हाइड्रोक्सिल समूह है OH माइनस, ये द्विबंध के उस कार्बन पर होना चाहिए था जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, लेकिन वास्तव में कहाँ पर है, जिस पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये कहलाता है आपका एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। और यहाँ पर H और OH दोनों क्या होते हैं, एक ही तरफ जुड़ते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, सिन एडिशन। समझ में आ गया? ठीक है, ये है आपकी हाइड्रोबोरीकरण और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। दो एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज ये आपकी कोई एल्कीन है, ठीक है, क्या नाम है इसका, 1,2,2 मेथिल और प्रोप डैश या प्रोपीन। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपीन। समझ आ गया? पहला जो पद है वो क्या है आपका, BH3 THF H2O, और सेकंड क्या होगा आपका, H2O2 OH माइनस। आपको ये अभिक्रिया इस प्रकार से एग्जाम में दी जाएगी, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जब आपको इस प्रकार से रिएजेंट्स दिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गई। तो आपको देखना है कि जल का मॉलिक्यूल जो है उसका हमें एडिशन करवाना है, और वो एडिशन कौन सा होगा, वो होगा मार्कनकॉफ नियम के विपरीत। बस रख दीजिए। अब देखो द्विबंध वाले कार्बन कौन से हैं, ये दोनों, इन दोनों कार्बनों में किस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस पर है, इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो मार्कनकॉफ नियम क्या कहता है कि जल का जो OH माइनस है वो यहाँ जुड़ना चाहिए था। ठीक है, जल का OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एंटी मार्कनकॉफ नियम होता है। तो क्या बनेगा उत्पाद, CH3C CH3, यहाँ क्या जाएगा आपका H, और ये हो जाएगा आपका CH2OH। यानी OH कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। इसका नाम लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल और प्रोपेन डैश 1 डैश और। ठीक है दोस्तों, ये इसमें क्या हो गया, नाम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया में उत्पाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमें मॉलिक्यूल एल्कीन का दिया गया है उसमें हमें जल के मॉलिक्यूल का एंटी मार्कनकॉफ नियम के अनुसार एडिशन कर देना है, और वो भी कौन सा एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है, सिन यानी कि समपक्षी योग। क्या करवाना है इसका, समपक्षी योग। ठीक है, एल्कीन की जो चौथी अभिक्रिया है, यानी कि एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, वो अभिक्रिया है आपकी ऑक्सो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे समझते हैं हम लोग। ऑक्सो रिएक्शन, ठीक है, इसको हम कई बार बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन। ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्मुलेशन, इसका एक नाम और है, वो है कार्बोनिलीकरण। ठीक है, कार्बोनिल जो समूह होता है, कार्बोनिलाइजेशन। ठीक है, कार्बोनिलीकरण, ये 3 इसके नाम हैं। इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो एल्कीन होती है उस एल्कीन की अभिक्रिया में क्या करते हैं, जैसे हमने लिखी CH3 CH11 CH2, एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक। ठीक है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, कोई सा भी जनरली हम लेते हैं, जैसे CO2 CO8 भी ले लेते हैं हम लोग, CO2 CO8। ठीक है, तो कोबाल्ट कार्बोनिल जो कैटालिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया को प्रोसीड करवाते हैं, जिससे क्या होगा, सबसे पहले जो टर्मिनल कार्बन होता है, यानी जो टर्मिनल एल्कीन्स होती है उसका जो कार्बन होगा उस पर फॉर्मिल समूह, यानी कि उस पर कोई एल्डिहाइड समूह का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जैसे क्या बन गया यहाँ पर, ये CH3 CH2 CH2 और ये आपका CHO। ठीक है, तो टर्मिनल कार्बन पर क्या होता है, एल्डिहाइड समूह का प्रतिस्थापन होता है, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इसका कॉपर और जिंक की उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इसका कॉपर जिंक की उपस्थिति में रिडक्शन, जिसमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया कहलाती है क्या, ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्मुलेशन, क्योंकि इसमें फॉर्मुल समूह क्या होता है, अटैच होता है। और कार्बोनिलाइजेशन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें
कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह क्या होगा, इंट्रोड्यूस होता है। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स काम में लिया जाता है। अब इस अभिक्रिया के जो मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें हम कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें CO2 CO8 उत्प्रेरक का उपयोग होता है। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा को याद रखना है इस अभिक्रिया में कि इस अभिक्रिया में द्विबंध पर जो जल के अणु का योग होता है वो एंटी मार्गनकोव नियम के अनुसार होता है। यानी कि जिस प्रकार से हमने पढ़ी थी हाइड्रोबोरिक अभिक्रिया, ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, डबल बॉन्ड पर H2O का योग मार्कोनिकोव के विपरीत होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पर जो योग होगा वो क्या होगा, मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होगा। ये आपको याद रखना है, सेकंड स्टेप। और जो तीसरा स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि इस अभिक्रिया में जनरली या केवल जो टर्मिनल एल्कीन्स होती हैं वही प्रयुक्त होती हैं। यानी कि टर्मिनल एल्कीन्स की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं, तब जाके हमको क्या होगा, फाइनली अल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टर्मिनल एल्कीन्स का। टर्मिनल एल्कीन्स भी होती हैं जिसमें लास्ट में या शुरू में जो कार्बन होता है वह द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, प्रारंभिक कार्बन है, ये अंतिम कार्बन है, ये क्या है आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका टर्मिनल एल्कीन्स है। इसमें लिख लो यहां टर्मिनल एल्कीन्स का उपयोग होता है, वो काम में लेते हैं। ठीक है, यहां टर्मिनल एल्कीन्स को काम में लेते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। अब हम समझते हैं अभिक्रिया किस प्रकार से प्रोसीड होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो देखो दोस्तों, मैकेनिज्म क्या होती है समझते हैं। इस अभिक्रिया में कोबाल्ट कार्बोनिल का उत्प्रेरक काम में लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कोबाल्ट में जो O होता है उसको हम नीचे बनाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल में O को हम लोग कार्बन के साथ साथ बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका C है और ये नीचे O आएगा, ये तो होगा आपका कोबाल्ट, और ये C है और ये आपका O है साथ साथ, ये क्या आएगा आपका कार्बोनिल समूह। ठीक है, इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए CO2 ये, अब इसको हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर पर इसमें हम क्या करते हैं, H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। उच्च दाब पर इस उत्प्रेरक में क्या की जाती है, पहले हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती है। समझ में आ गया। जो हम लोग हाइड्रोजन हम काम में ले रहे थे CO + H2, तो वो H2 क्या करती है, उच्च दाब पर इस उत्प्रेरक में प्रोड्यूस की जाती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, H2 CO2 CO8। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट या डाइकोबाल्ट। ठीक है, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट हाइड्राइड। ठीक है, क्या बन गया, ये हाइड्राइड बन गया। अब ये क्या होता है, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर साम्यावस्था में रहता है। किसके साथ में, इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है और ये किससे टूट जाता है, ये टूट जाता है आपका HCO का होल 4 2। ठीक है, क्या बन गया आपका, ये टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट हाइड्राइड। ठीक है, ये सब किसमें रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। समझ आया दोस्तों। और ये जो है, ये फिर अगेन क्या होता है, हायर टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर दोबारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और इसमें से एक CO समूह यानी कि कार्बोनिल समूह क्या होता है,
लिबरेट होता है, लेकिन वो इसके साथ में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है HCO होल 3, ठीक है, और ये किसके साथ में रहता है, इसी CO के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यही क्या करता है, एल्कीन से रिएक्ट होता है। समझ में आया? कई बुक्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी एल्कीन से अभिक्रिया लिखी हुई है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया जो होती है वो किसके साथ होती है, इसके साथ में होती है, यानी कि ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट हाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया होती है। और जो एक कार्बोनिल जो समूह है ये इसके साथ में हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। समझ में आएगा दोस्तों? ये सबसे पहले आपका उत्प्रेरक का प्रोसेस है, ये आपका स्टेप 1 कहलाता है। अब ये जो बन रहा है आपका, इसकी अभिक्रिया होती है किसके साथ में, एल्कीन के साथ में। तो देखो कैसे होती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCO, ठीक है। अब ये एल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ कोबाल्ट पर क्या है, खाली कक्षक है। कोबाल्ट के पास में क्या उपस्थित है, खाली डी कक्षक उपस्थित है, और एल्कीन पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉनों का एक चार्ज डेंसिटी है। तो ये क्या होता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को इस कोबाल्ट के खाली कक्षक में प्रमोट करते हैं, और यहाँ एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, कि पाई कॉम्प्लेक्स। समझ में आया कैसे बनेगा? देखो इसको हम इस बार शो कर सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पाई कॉम्प्लेक्स किसके साथ में, CO के साथ में, ठीक है, और CO होल 3H, ये क्या है भाई, पाई कॉम्प्लेक्स। और ये पाई कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कैसे होगा, देखो दोस्तों, ये जो H है ये किस रूप में, हाइड्राइड के रूप में है। किस रूप में है, हाइड्राइड के रूप में। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एल्कीन को हाइड्राइड उपलब्ध करवाता है। तो ये हाइड्राइड कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, इस कार्बन पर मूव करेंगे, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, फिर कोबाल्ट के खाली कक्षक में चले जाएंगे। CH3, ठीक है, ये H यहाँ चला गया, ये तो क्या हो गया आपका CH2, ये क्या हो गया आपका CH2, और इस पर जो चार्ज आया नेगेटिव, ये किसने किसको दे दिया, कोबाल्ट को दे दिया। तो ये हो गया आपका कोबाल्ट, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका CO3 विद CO, ठीक है। ये जो एक CO है इसके साथ में, ध्यान रखना, इसके साथ में कौन है, हमेशा एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, ये हमेशा रहेगा इक्विलिब्रियम में इसके साथ में, ठीक है। तो इसने इसके साथ में सबसे पहले क्या बनाया, पाई कॉम्प्लेक्स बनाया। ये जो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बाद में सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन गया आपका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। समझ आया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ हम गौर से देखें तो यहाँ जो कोबाल्ट है इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। इस वैलेंसी को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ये जो आपका इक्विलिब्रियम में जो कार्बोनिल था वो क्या होता है, इससे जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CO CO4, अभी क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ इसकी जो बैलेंसी है इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए, ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल समूह होता है वो क्या होता है, इस कोबाल्ट से आकर जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगेन क्या होगा, अब यहाँ होता है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पर उच्च ताप पर, उच्च दाब पर हाइड्रोजन क्या होती है, इसमें प्रवाहित की जाती है, ठीक है। एट हाई प्रेशर क्या हो गया आपका, H2 रिलीज होगी। अब ये H2 क्या करती है यहाँ पर, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को यानी इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ से क्या करती है, रिमूव करती है। कैसे करती है कि यहाँ पर जो ये एक कार्बोनिल समूह है, इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ समझने के लिए, ये 3 है, ये क्या है आपका एक समूह है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है, यहाँ पर एक H जुड़ेगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और एक H किससे जुड़ जाएगा आपका, इससे जुड़ जाएगा। समझ आ गया भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, देखो ये आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ जाएगा, चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा तो जो आपका एक हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये किस पास से हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO के रूप में, ठीक है। एक H यहाँ जुड़ गया, कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा आपका,
और वहां क्या बन जाएगा आपका HCO का होल थ्राइस, ठीक है, HCO का होल थ्राइस, ठीक है। ये CO आपका यहाँ पर क्या होता है CHO समूह में परिवर्तित हो जाता है। ये आपकी जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ आपका एक फॉर्मिल समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह जो होता है वो प्रथम कार्बन पर यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार क्या होता है जुड़ जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। कॉपी करो इसको एक बार दोबारा समझते हैं। ये आपका जो कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक है इसमें उच्च दाब पर H2 प्रोवाइड की जाती है जिससे हमको ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट हाइड्राइड। ये दोबारा हायर टेम्परेचर पर क्या होता है डिकम्पोज होता है और हमें टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट हाइड्राइड प्राप्त होगा। ये पुनः उच्च तापमान पर यानी उच्च ताप पर क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें से एक CO क्या होगा आपका अलग हो जाएगा और वो CO जो है वो ट्राई कार्बोनिल के साथ में क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और वो हमेशा दोनों किसमें रहते हैं इक्विलिब्रियम में रहते हैं। वो जो कंपाउंड बना है इक्विलिब्रियम वाला वो क्या करता है एल्कीन पर अटैक करता है। ये आपका एल्कीन है, इस पर ये क्या कर रहा है अटैक कर रहा है, देखो ठीक है। ये आपका एल्कीन है और ये एल्कीन पर कौन अटैक कर रहा है ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट हाइड्राइड विद CO जो कि इसके साथ में है साम्यावस्था के साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। इस पाई कॉम्प्लेक्स में क्या होगा ये जो हाइड्रोजन होता है हाइड्राइड ग्रुप में निकलेगा वो यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इसको कोबाल्ट को डोनेट कर दे जाएंगे। इस प्रकार से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होते ही क्या होता है कि यहाँ इसी कोबाल्ट की बैलेंसिंग कम हो जाती है। इसको फुलफिल करने के लिए साम्यावस्था में जो कार्बोनिल समूह होता है वो क्या होगा इससे जुड़कर और क्या बना लेगा CO4 बना लेगा, ठीक है। और ये फिर दोबारा उच्च दाब पर जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी तो इसका अपचयन होता है और अपचयन से हमें यहाँ पर CHO समूह इस कार्बन पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसका क्या है स्टेप फर्स्ट है। अब हमें क्या करना है एल्कोहल प्राप्त करना है। तो चूंकि एल्डिहाइड समूह प्राप्त हो गया अब हम क्या करवा देंगे इसका कॉपर और जिंक के साथ में इसका रिडक्शन करवा देंगे जिससे हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों CH3 CH2 और ये आपका CHO, ठीक है। CH3 CH2 CHO। अब हमने क्या करवा दिया इसका कॉपर और जिंक के साथ में क्या करवा दिया रिडक्शन करवा दिया। तो रिडक्शन कहाँ होगा इस समूह पर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड को है एक H यहाँ जुड़ जाएगा एक H यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन गया ये CH3 CH2 CH2 एक H यहाँ जुड़ गया और एक H यहाँ जुड़ गया आपका इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ठीक है। और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपकी अभिक्रिया थी ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्मिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनिलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ये एल्कीन से एल्कोहल बनाने की ये 4 अभिक्रिया हमने पढ़ ली हैं। चारों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन चारों अभिक्रियाओं को मैंने आपको विस्तार से इनकी क्रियाविधि के द्वारा समझा दिया है। आप इस वीडियो को रिवाइज करके अभिक्रिया के जो पद हैं उनको समझने की कोशिश करें। कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम जो बाकी अभिक्रियाएं हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे, उन्हीं क्रियाविधियों के साथ में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहो केमिस्ट्री और बोलते रहो केमिस्ट्री जिंदाबाद। थैंक यू।